तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका अपने चैनल कंप्यूटर सर्कल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने इसमें एक फ़ीचर पढ़ा था कि आप इसमें सेल के रेफरेंसेस 3 तरह के यूज़ कर सकते हैं और तीनों ही सेल के रेफरेंसेस हमारे लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में हमको रिलेटिव सेल यूज़ करना है या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ करना है या हमको मिक्स सेल रेफरेंस यूज़ करना है। सभी की अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज़ करते हैं और आगे कुछ हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे तो उसमें भी उन सेल्स का यूज़ पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक स्पेशल फीचर इसका है जिसमें हम लोग सेल्स को या कोई पर्टिकुलर डेटा को हम नेम में डिफाइन कर सकते हैं और जो नेम का डेटा होता है उसका हम लोग फर्दर कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग रेंज नेम्स बोलते हैं। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जैसे कि आप यदि कोई डेटा रेंज या भी आप डिफाइन कर लेते हैं तो उसका फंक्शंस और फार्मूलेज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे इस फीचर के साथ में हम लोग देखिएगा, एक नया वीडियो है हमारा ये। तो इस चैनल को यदि आपने मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा और इसके अलावा आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहे हैं जिसमें कि हम उस रेंज नेम को डिफाइन करना भी सीखेंगे। जैसे जनरली देखा होगा कि आपने बहुत सारे लोग इसको सैलरी बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं एक्सेल को। तो हम यहाँ पर एक सैलरी शीट टाइप की बना रहे हैं। तो सैलरी शीट बनाने में जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम ले लिया, यहाँ पर मैंने बेसिक पे ले लिए, इधर मैंने डेज प्रेजेंट ले लिया, डीपी का मतलब डेज प्रेजेंट से मतलब है, और यहाँ पर मैंने अर्नड अमाउंट निकाल लिया, अर्नड अमाउंट। और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर इसका ईएसआई कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, यहाँ पर मैंने पीएफ कंट्रीब्यूशन निकाल लिया और इसके बाद मैंने यहाँ कह दिया टोटल कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर एचआरए और यहाँ पर हमने कन्वेंस ले लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर टोटल अलाउंसेस निकाल रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर नेट सैलरी निकाल ली। तो यहाँ जैसे हमने कुछ यहाँ एम्प्लॉइज़ के नेम ले लिए मैंने, जैसे ABC, JKL, PQR, BNM, FGD, ERT, ऐसे मैंने 10 एम्प्लॉइज़ का डेटा यहाँ पर टाइप कर दिया और उसमें मैंने यहाँ पर बेसिक पे ले ली। किसी के से 23,000 रुपये है, किसी के मान लीजिए 16,500 है, किसी का 8,600 है, किसी का मान लीजिए 12,500 है, किसी का 35,000, किसी का मान लीजिए 45,250, किसी का मान लीजिए आपका है 65,000, ऐसे ही किसी के मान लीजिए 21,500, कोई मान लीजिए 10,800 और इसका है मान लीजिए 6,800। यहाँ पर हमने डेज प्रेजेंट ले लिए। जैसे मान लीजिए हम अप्रैल मंथ की सैलरी बना रहे हैं तो मैक्सिमम 30 डेज हो सकते हैं, तो आपने यहाँ पर डेज प्रेजेंट लिख दिया उनके। किसी की कुछ एब्सेंट है तो उसके एब्सेंट के साथ मैंने शॉर्ट डेज लिख दिया 28, किसी के ज़्यादा एब्सेंट है तो 22 लिख दिया, किसी का फिर मान लीजिए 30 है 30। तो ऐसे करके हमने कुछ डेज प्रेजेंट यहाँ एंट्री कर लिए और एंट्री करने के बाद हम यहाँ पर इसकी कुछ कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। तो यहाँ अर्नड अमाउंट हम सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं। तो अर्नड अमाउंट के लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि इक्वल टू बेसिक पे और मल्टीप्लाइड बाय डेज प्रेजेंट। ये हम लोग फार्मूला में देखा था, जैसे कि आप सेल का रेफरेंस यूज़ करके मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। ये हमारा जो फार्मूला आया इसमें हम डिवाइड बाई 30 भी करेंगे, क्योंकि ये इसको अर्नड अमाउंट हमको निकालना है। तो अर्नड अमाउंट में बेसिक पे को हमने डेज प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई 30 कर दिया। तो 30 से डिवाइड करने पर एक दिन की आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई डेज प्रेजेंट से कर देंगे तो टोटल अर्नड अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। और आप इस फार्मूले को डबल क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिएगा ये क्या करता है कि जो साइड में कॉलम है जहाँ तक वैल्यूज होती है तो वहाँ तक ये यदि आप इसको या तो ड्रैग करें या इस पर डबल क्लिक कर दें तो उसका एक एडवांटेज ये है कि जहाँ तक आपकी साइड वैल्यू हो वहाँ तक ये फार्मूलेज को ऑटोमेटिकली फिल भी कर देता है। ये जो डेटा इसने फिल कर दिया और फिल करने के बाद जैसे कि आप मान लीजिए इस डेटा में ये चाहते हैं कि जो कॉलम्स आपको जो डेसिमल्स में दिखा रहा है ये डेसिमल्स में ना दिखाए, तो आप यहाँ पर इनकी जो डेसिमल की वैल्यूज़ है
उसको आप इनकी जो डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था कि आप यहाँ पर डिक्रीज़ करना चाहेंगे तो एक एक करके डिक्रीज़ आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डिक्रीज़ करके बिना डेसिमल के दे दिया कि बिना डेसिमल की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे। ऐसे हमने यहाँ पर ESI कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लगा दिया कि जो आपका ESI है वो अर्नड अमाउंट पर मान लीजिए 4% निकलता है, तो अर्नड इंटू 4%। आपने यहाँ पर इसका ESI का फार्मूला लगा दिया और इस पर डबल क्लिक कर दिया तो ये देखिएगा यहाँ पर आपको ये ESI दिखा रहा है। इस ESI में भी आप यहाँ पर इसकी जो डेसिमल की वैल्यूज़ है वो भी आप यहाँ पर डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और ऐसे मैंने PF निकाल लिया इक्वल टू जो अर्नड अमाउंट है उसका 12% मान लीजिए हमने PF ले लिया, तो ये PF को भी हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया और ये जो फार्मूले में आपकी जो जहाँ डेसिमल आ रहे हैं उसको डिक्रीज़ करके 0 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें तो टोटल कंट्रीब्यूशन में मैंने ESI प्लस PF कंट्रीब्यूशन इन दोनों को मैंने टोटल कर दिया, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इस टोटल कंट्रीब्यूशन के बाद हमने यहाँ पर HRA निकाला। HRA मान लीजिए हमारे पास इसमें परसेंटेज है कि जो हमारा फार्मूला है, जो हमारी बेसिक पे है, उस बेसिक पे का सपोज 25% आप HRA देते हैं, तो आपने यहाँ पर से सेल का रेफरेंस बेसिक पे का मल्टीप्लाइड बाय 25% कह दिया, तो ये आपको HRA कैलकुलेट करके दिखाएगा। और इसको भी आप डबल क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर भी जो सेल की वैल्यूज़ हैं डेसिमल को हटाना चाहें तो आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे कन्वेंस में लगा दिया हमने कोई फार्मूला, जैसे हमारे जो बेसिक पे है उस बेसिक पे का आपने कह दिया 20% हम कन्वेंस देते हैं, तो ये कन्वेंस हो जाएगा। और उस कन्वेंस के साथ में आप इसको डबल क्लिक करके ये कन्वेंस भी कैलकुलेट करके ला सकते हैं। इसका टोटल अलाउंस में हम चाहेंगे तो इन दोनों को हम सम कर सकते हैं, HRA प्लस कन्वेंस। तो ये देखिए दोनों का टोटल आपको यहाँ पर ये आ जाएगा और डबल क्लिक करके इसको आप टोटल अलाउंसेस निकाल सकते हैं। और फाइनली हमको यदि ग्रॉस सैलरी निकालनी हो तो हम कह सकते हैं कि इक्वल टू जो अर्नड अमाउंट है वो उसमें से प्लस कर दीजिएगा टोटल अलाउंस और माइनस कर दीजिएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। अब ये जो नेट सैलरी है, इस नेट सैलरी को हमने यहाँ पर मान लीजिए सम करा दिया टोटल करके। तो टोटल करने के लिए यहाँ पर एक फीचर है कि आप होम टैब पर देखते हैं, ये सम करके एक फंक्शन दे रखा है। एक सम का मतलब है आप सम करना चाहते हैं टोटल, तो आप यहाँ पर जब इस सम पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको इमेजिनरी दिखाएगा कि आप इन सारे कॉलम का टोटल करना चाहते हैं। तो इसमें आप तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि सम फंक्शन जो आपका यहाँ बन के अपने आप आ जाता है और ये सेल की रेंज भी अपने आप सेलेक्ट करता है, लेकिन कंफर्म जरूर करता है। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये हमारे पास जो सेल की वैल्यू कंफर्म कर रहा है तो वो ठीक है कि नहीं, सारे के सारे सेल हमारे सेलेक्टेड हैं कि नहीं। यदि वो सही कर रहा है तो आप सिंपली एंटर प्रेस कर सकते हैं। जब एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए इस फॉर्मूले को भी आप हॉरिजॉन्टली कॉपी कर दें इन सभी पर, तो इन सभी पर भी इसका डेटा को सभी का सम कर देगा। और यहाँ पर भी देखिएगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रिलेटिव सेल रेफरेंस, वो रिलेटिव सेल रेफरेंस यहाँ पर भी काट के चलेगा। जैसे यहाँ पर भी C2 to C11 कर रहा है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर इस डेज प्रेजेंट का टोटल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा डिलीट करके हटा सकता हूँ, ठीक है। इसकी तरह डिलीट कर दिया और यहाँ पर हम बाकी मैं इसको फॉर्मूले को कॉपी करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर D2 से लेकर D11 दिखा रहा है आपको, जैसे ये ऐसी सब जगह पर आपको चेंज हो रहा है, तो ये ड्यू टू सेल रेफरेंस की वजह से दिखा रहा है। अब जैसे आप किसी दूसरी शीट पर, जैसे मैं यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट करूँ और नई शीट पर आप जैसे यहाँ कुछ डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, डेटा एनालिसिस कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो जब टोटल कंट्रीब्यूशन दिए आप यहाँ पर लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर पिछली वाली वीडियोज़ में हमने देखा था कि आप इसमें शीट्स की लिंकिंग कर सकते हैं। तो शीट की लिंकिंग करके आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो डेटा आपका इस शीट 8 पर है उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, वो जो आपको यहाँ टोटल दिखाई दे रहा है, उसको आप यहाँ पर लिंक करके ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है ना कि आपको इस सेल का रेफरेंस है G12 और ये आपका शीट 8 पर है, तो आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि इक्वल टू शीट 8 एक्सक्लेमेशन मार्क और G10। एक मिनट देखिएगा, मैं यहाँ से कंफर्म कर लूँ कि ये कौन सा सेल है। ये हमारा G में 12 सेल है, तो मैं यहाँ पर G12 कहूँगा। तो G12 जैसे हम करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये उस शीट 8 का G12 वाला सेल जो है वो आपको यहाँ पर
कॉपी करके लेके आ रहा है, जो आपको ये दिखा रहा है 37,069.87 रुपये, और वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेसिमल का पार्ट नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आप इसमें भी चाहे तो यहाँ डेसिमल को आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए सेलेक्ट कर लीजिए और जो डेसिमल वाला पार्ट है और यहाँ से डिक्रीज़ करके इसको 0 डेसिमल प्लेसेस कर दीजिए। ठीक है, 37,070 आपको ये राउंडिंग करके भी दिखा रहा है। तो इसमें आपको जो है ना ये यहाँ पर सीट का रेफरेंस देना पड़ता है। तो अब जैसे आप सीट का रेफरेंस दे रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन आपने यहाँ पर ले लिया। आप जैसे मैंने टोटल अलाउंसेज आप चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि आप यहाँ पर कहेंगे इक्वल टू शीट, इसका रेफरेंस में जाएं, या फिर आप शीट 8 पे जाके और यहाँ टोटल अलाउंसेज वाला सेल है उस पर क्लिक कर दें तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू भी यहाँ ले आता है। ऐसा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हर बार शीट का यदि आप लिंकिंग करते हैं तो इसकी जैसे किसी दूसरी या तीसरी शीट पर भी आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक आपका लेंथी मेथड कहलाता है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है कि जो सेल्स, कोई सेल आपको है, कोई रेंज आपको ऐसी है जो बार बार आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसको एक रेंज डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक नाम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो नाम डिफ़ाइन करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर से अर्नड अमाउंट का टोटल का डिफ़ाइन करना है, तो आप उस रेंज को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद एक नाम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये जो नेम बॉक्स है ना, इसमें डिफ़ाइन करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। आप एक तो तरीका ये है कि आप इस रेंज को डिफ़ाइन करके जो नेम बॉक्स है यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें नाम देने के लिए इसमें कुछ एक लिमिटेशन है कि जो आप नाम देते हैं वो सेल का रेफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग सेल का रेफरेंस D1 D2 इस तरह से यूज़ करते हैं, तो कोई भी आपका नाम सेल का रेफरेंस नहीं हो सकता। दूसरा, इसके अंदर हम इसमें कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अब यहाँ पर अर्नड अमाउंट लिखा है ना, तो अर्नड अमाउंट में स्पेस भी है, तो स्पेस आपका जो है ना एक आपका स्पेशल करैक्टर है। तो आप इसके लिए कोई भी स्पेशल करैक्टर, इवन आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। आप चाहे तो इसमें एक स्पेशल करैक्टर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया सपोज अर्नड, और यहाँ पर स्पेस के बजाय आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें और कहते हैं अर्नड अमाउंट। थोड़ा सा नाम हमारा डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव इसलिए होना चाहिए कि हम पहचान में आ जाए। तो आप जब इसको यहाँ पर अर्नड अमाउंट दे देंगे तो ये कि ये इस नाम से उसको सेंस करेगा। इसी तरह से मान लीजिए आपने HRA का टोटल करना है, तो HRA को भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पर इसका नाम डिफ़ाइन करने के लिए या तो इसका रेंज नेम में यहाँ दे दें, लेकिन यहाँ इसका एक फ़ीचर ये भी होता है कि आप इसका नाम यहाँ फार्मूला टैब में जाके भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप इस फार्मूला टैब में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक डिफ़ाइन नेम करके फ़ीचर है। आप इस डिफ़ाइन नेम पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये आपको नाम सजेस्ट भी करता है, और एक्चुअली ये सजेस्ट वो करता है जो इसका हेडिंग होता है। तो आपको दिखा रहा है HRA, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है भी नहीं, स्पेस भी नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछ रहा है कि इसका स्कोप आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। ये जो स्कोप है, इस स्कोप का मतलब ये होता है कि आप इसको किसी पर्टिकुलर शीट पर यूज़ करेंगे तो आप उसका स्कोप शीट तक लिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं तो वर्कबुक में जो आपका स्कोप है, इसका मतलब आप किसी भी शीट पर इसको यूज़ कर पाएंगे इस रेंज को। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर जो नेम बॉक्स में डिफ़ाइन किया था उसमें भी इसका स्कोप वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट ही लेता है। तो हमको डिफ़ॉल्ट यदि ज़रूरत पड़ती है कि हमको इस रेंज नेम को किसी और शीट पर भी यूज़ करना पड़ सकता है, या कोई नई शीट हम क्रिएट करें वहाँ भी यूज़ होगी, तो हमेशा उसको स्कोप आप वर्कबुक सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपने जो रेंज सेलेक्ट कर रखी है उसको आपको हाईलाइट करके भी दिखाता है। यदि आपने पहले सेलेक्ट गलत कर रखा है या कुछ इसमें छूट गया है तो यहाँ पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यदि सब ठीक है तो आप यहाँ पर ओके पे सिंपली क्लिक करके और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 रेंज जो डिफ़ाइन करी हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ नेम मैनेजर में जाके इसको देख भी सकते हैं। इस नेम मैनेजर में दोनों रेंज आपकी दिखाई दे रही हैं, जिसमें अर्नड अमाउंट भी है, HRA भी है, और आप चाहे तो यहाँ पर इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद इसको आप रेंज का नाम दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये दोनों रेंज यहाँ डिफ़ाइन कर दी। अब इसका देखिए एडवांटेज क्या है कि किसी भी शीट पर जाके यदि मान लीजिए मेरे को जो हमने रेंज डिफ़ाइन करी है उस रेंज का हमको सपोज़ टोटल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक सम फंक्शन यूज़ किया, यानी कि जो हमने टोटल कंट्रीब्यूशन था, जैसे आपको यहाँ पर मेरे को चाहिए टोटल अर्नड अमाउंट। टोटल अर्नड अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू सम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जैसे सम फंक्शन में ये रेंज नेम हम यूज़ कर सकते हैं। तो सम में हमको रेंज या तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करके लाएं
शीट 8 में जाके हमने रेंज ना लेके हमने रेंज का नाम यहाँ डिफाइन कर रखा, तो मैं उस रेंज का नाम यहाँ दे सकता हूँ। देखिएगा, आपको नंबर 1 नंबर 2 ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। उस रेंज का नाम जो आपने डिफाइन किया उसको ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये आपको सजेस्ट भी करता है। तो आप यहाँ पर जैसे सजेस्ट करने में आपको दिखा रहा है अर्नड अमाउंट, आप सिंपली टैप से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज करके, तो ये आपको यहाँ पर अर्नड अमाउंट का टोटल करके दिखा रहा है। इसी तरह से आप मान लीजिए टोटल HRA चाहिए आपको, तो HRA के लिए भी आप यहाँ पर ऐसे कर इक्वल टू सम और HRA, ये यहाँ पर आपको दिखाता भी है जो रेंज डिफाइंड है। तो आप सिंपली ऐसे यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जिससे कि आप इस तरह की इस रेंज को कई बार यूज़ करना चाहते हैं। सपोज आप एवरेज निकालना चाहते हैं कि एवरेज आपने निकाला कि एवरेज अर्नड अमाउंट क्या है, तो एवरेज अर्नड अमाउंट यदि आपको निकालना हो तो आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर एक एवरेज करके फंक्शन भी यूज़ होता है। आप यहाँ से एवरेज सेलेक्ट कर लें और एवरेज सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर वही अर्नड अमाउंट दे दीजिए और ये देखिए आपको यहाँ सजेस्ट कर रहा है उस नाम को। सिंपली सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए तो यहाँ पर एवरेज अमाउंट भी निकाल के दिखा देगा। तो जो रेंज आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बजाय शीट का रेफरेंस बार बार सेलेक्ट करें या रेंज का सेलेक्ट करें, तो आप उसका नाम डिफाइन करके उसको फॉर्मूलेज और फंक्शन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फीचर है। तो इस तरह से हम लोग इसमें रेंज नेम डिफाइन कर सकते हैं और इसको फर्दर हम लोग और भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी रेंज वाला जो फीचर है हम लोग इसको और अगली वीडियोज़ में और थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे और इसमें कुछ और इसके एक्स्ट्रा एडवांटेज भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये जो वीडियो है इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।